हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेलफेयर स्टेट के बारे में। वेलफेयर स्टेट एक ऐसा टर्म है जिसको हिंदी में कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मीनिंग है या वेलफेयर स्टेट का क्या मीनिंग है? वेलफेयर स्टेट का जो एक साधारण शब्दों में कहा जाए, एक ऐसा राज्य जो अपने सिटीजन्स को इस यहाँ पे राज्य का मीनिंग आप एक कोई स्टेट भी समझ सकते हैं या एक कोई एक देश भी समझ सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट वो एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ये तीन चीजें जो बेसिक नीड होती हैं एक आम आदमी के जीवन के लिए, ये चीजें एक राज्य का कर्तव्य होता है उसके नागरिकों को देना। मॉडर्न डेफिनेशन में जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, ये एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका नाम था टी.एच. मार्शल। उन्होंने एक आदर्श कल्याणकारी राज्य में राज्य के कर्तव्य जो होते हैं भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीन चीजों के अलावा उन्होंने एक नया इसमें कंसेप्ट ऐड किया, वो ऐड किया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भी एक लोक कल्याणकारी राज्य में डेमोक्रेसी होना भी उतना ही जरूरी है। तो एक वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन, हेल्थ और फूड, इन तीन चीजों के अलावा जैसे कि टी.एच. मार्शल ने सजेशन किया था कि डेमोक्रेसी भी नागरिकों को एक वेलफेयर स्टेट का एक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को अपने सरकार चुनने का मौका भी उसके नागरिकों को अगर दिया जाता है, तभी हम एक संपूर्ण और कह सकते हैं एक कॉम्पोजिट वेलफेयर स्टेट हम उसको कहेंगे, जिसमें बेसिक नीड्स के अलावा उनको उनके अधिकार जो एक डेमोक्रेसी में नागरिकों को मिलते हैं वो भी मिले, तब जाके एक आदर्श कल्याणकारी राज्य का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं क्या हमारा देश इंडिया है, जिसको ऑफिशियली कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या ये एक वेलफेयर स्टेट है? तो हमारा जो संविधान है उसका जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो स्टेट पॉलिसी के पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, मीन्स इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे देश में जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि अगर आप कहें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है कि हमारे देश में कोई भी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, ना देश में कोई भी भूखा ना रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं 2013 में। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट भी एक जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें ये भी आता है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। या जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है गवर्नमेंट की, जिसमें कि हर एक नागरिक को पूरे देश में सरकार द्वारा 5 लाख का बीमा हर एक परिवार को दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट तीन कंसेप्ट हैं आदर्श कल्याणकारी राज्य के या वेलफेयर स्टेट के, वो है एजुकेशन, हेल्थ और फूड। तो फूड मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करी, हेल्थ के बारे में मैंने बात की आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में, और थर्ड आता है एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे देश में ऑलरेडी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो 6 वर्ष से और 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये एक तीन कंसेप्ट जो हमारे देश में वेलफेयर स्टेट होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं कि इससे भारत को जो एक वेलफेयर स्टेट बनाता है, ये तीन चीजें। इसके अलावा एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को मिले, जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, इसलिए जो पिछड़े वर्ग थे उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है। SC, ST एंड OBC के लिए, सिमिलरली वुमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यही एक आदर्श कल्याणकारी राज्य के में होनी चाहिए। हाँ, हालांकि पॉलिटिकल रीजन से और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से जो रिजर्वेशन लाया गया था देश में, उसका पॉलिटिकल पार्टीज ने नाजायज फायदा उठाया है और वो एक आज एक डिफरेंट कंसेप्ट में हो गया है। जबकि रिजर्वेशन का जो मेनली जो कंसेप्ट था वो था सोशल अपलिफ्टमेंट, कि जो सोसाइटी में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए। आज वो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, वो अलग टॉपिक है, उसमें मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। ये वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है तो इसलिए मैं उस चीज़ को भी डिस्कस किया इसमें। तो अब बात करते हैं कि दुनिया की बाकी डेमोक्रेसीज जो जो हैं बड़ी-बड़ी,
उनमें क्या है, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट कैसे लागू होते हैं। तो वेलफेयर स्टेट जो होते हैं, मैक्सिमम वही देश दुनिया में वेलफेयर स्टेट माने जाते हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, यूके है। इन सारे कंट्रीज़ में सिटीजन्स के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं उनका प्रोविजन रखा गया है उन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि एक अच्छा वेलफेयर स्टेट उसको ही माना जाएगा जिसमें उसके जिस देश में डेमोक्रेसी भी होती है उसे ही एक अच्छा वेलफेयर स्टेट माना जाएगा। तो जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, मैक्सिमम कहूँ मैं अगर तो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज कहूँ जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, नॉर्वे जिसमें नॉर्वे, आपका फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं ये लॉन्च की हुई हैं काफ़ी टाइम से, और सक्सेसफुली वो स्कीम्स इन कंट्रीज़ में चल रही हैं, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में। जैसे जर्मनी में भी नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, और नॉर्डिक कंट्रीज जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा जो होती हैं अपने नागरिकों को वेलफेयर स्कीम्स के मामले में दुनिया में हमेशा सबसे आगे रही है। तो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसीज हैं और उनमें वेलफेयर स्कीम्स की अगर बात करें तो सबसे आगे जो होती हैं ये हमारे हमेशा नॉर्डिक कंट्रीज ही रही हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, और उसके बाद जर्मनी और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। दुनिया में अगर आप गूगल करोगे तो टॉप वेलफेयर स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जो अपनी जीडीपी का मैक्सिमम परसेंट उनके नागरिकों की के लिए सोशल वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स को लागू करने के लिए खर्च करते हैं। तो ये जो दुनिया की 36 देशों का मैंने एक रिकॉर्ड देखा था कि कौन कितना परसेंट जीडीपी का खर्च करता है। तो दुनिया में जो 36 जो देश हैं जो अपनी टॉप 36 जिनको मैं कहूँ जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स अपने नागरिकों को अलग अलग तरीकों से देते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं और जिनको हम कहा जाए कि अच्छे वेलफेयर स्टेट जिनको कहा जाता है कि वो अपने जीडीपी का मैक्सिमम परसेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम इंडिया अपनी जीडीपी का 7.5% जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करता है। तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं उन पे मिला के इंडिया 7.5% खर्च करता है, 7.5%। अगर मैं दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं या जो बाकी वेलफेयर स्टेट्स की कैटेगरी में जो डेमोक्रेसीज आती हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर इसमें नाम आता फ्रांस का, जो कि लगभग 32% अपनी जीडीपी का सोशल वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करता है। उसका बाद दूसरा नंबर जो आता है वो बेल्जियम का आता है, और उसके बाद थर्ड नंबर फिनलैंड का आता है। ये टॉप 1 2 3 कंट्रीज हैं जो अपने जीडीपी का अधिक परसेंट जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करते हैं। उसके अलावा बात करूं तो जर्मनी है जो 25% अपनी जीडीपी का खर्च करता है, और यूके की बात करूं तो यूके 20% खर्च करता है अपनी जीडीपी का सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे, और जापान की बात करूं तो जापान जो है 22% खर्च करता है लगभग। इसके अलावा इसराइल की बात करूं तो इसराइल अपनी जीडीपी का 16% जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करता है। यूनाइटेड स्टेट्स 18% लगभग अपने जीडीपी का खर्च करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो दुनिया की मैक्सिमम डेमोक्रेसीज हैं वो अपने जीडीपी का एक अच्छा परसेंट जो होता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च करते हैं। उनके कंपेरिजन में अभी इंडिया जो है केवल 7.5% ही अपने जीडीपी का खर्च करता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे। हाँ, ऑल्दो इंडिया 7.5% खर्च करने के बाद भी वी आर एट द 35th पोजीशन, हम लोग 35वें नंबर पे हैं दुनिया में सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। हम लोग अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, फिर भी हम अमंग डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया जो है वन ऑफ द कह सकते हैं कि एक अच्छा पोजीशन पे है जो अपनी इकोनॉमी का एक अच्छा परसेंट खर्च कर रहा है वेलफेयर स्कीम्स पे। बट डेवलपिंग कंट्रीज में हम अच्छी पोजीशन पे हैं, बट डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में अभी हम लोगों को काफ़ी इस अमाउंट को बढ़ाना होगा सोशल वेलफेयर स्कीम्स में। बहुत सारे लोगों का या क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का लोगों को ज़्यादा स्कीम्स देना या ज़्यादा
पैसे देना, क्योंकि कई सारे देशों में सोशल वेलफेयर स्कीम्स में डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे कि यूएस में अभी क कोरोना के टाइम पे, या क कनाडा में काफ़ी देशों ने अपने जो सिटीज़न थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट जो है कैश ट्रांसफ़र किया है। हमारे देश में भी किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को साल भर में गवर्नमेंट की तरफ से 2000 की 3 किस्तें हर साल दी जाती हैं, और ये स्कीम्स पिछले साल ही शुरू हुई थी 2019 में। और इस साल भी हमने देखा कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक एक छोटी सी रकम देश के जो बिलो पॉवर्टी लेवल के लोग जो होते हैं उनको इस कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया था। और काफ़ी सारे स्टेट्स ने भी उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए छोटी-छोटी अमाउंट जो होती है उस टाइम पे एज़ ए सपोर्ट मनी सिटीज़न्स के अकाउंट में डाली थी। तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि डायरेक्ट पैसा देना सिटीज़न्स को, अगर हम डायरेक्ट उनको पैसा देंगे तो वो जो है काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। अगर उनको घर बैठे-बैठे पैसा मिल जाए तो वो मेहनत नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट इकोनॉमिक्स के बीच में भी, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के बीच में भी। बट काफ़ी देशों में यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में ये कांसेप्ट है कि जब कोई किसी की नौकरी चली जाती है, कुछ टाइम के लिए उसको एक टेम्परेरी अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। एक सर्टेन अमाउंट पर मंथ उसके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी, कि जब तक कि उसको कोई कहीं दूसरी जगह रोज़गार या जॉब नहीं मिली। तो इन सारी स्कीम्स की वजह से ही स्टेट को या उस देश को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कोई भी देश सोशल वेलफेयर स्कीम्स में उतना ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर पाते हैं, जबकि कुछ देश नहीं कर पाते। तो इसका अगर सिंपली बात करें तो किसी भी देश की इनकम जो होती है उसकी, या जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में जो मैक्सिमम परसेंट जो होता है सरकार की इनकम का वो होता है टैक्स कलेक्शन। तो आप अगर दुनिया का टैक्सेशन डेटा अगर आप देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जीडीपी का जो जीडीपी में जो परसेंट होता है टैक्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज की खासकर जैसे मैं बात कर रहा था सोशल वेलफेयर स्कीम्स के मामले में नॉर्डिक कंट्रीज बहुत अच्छी है। डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है। इन सारी कंट्रीज में आप देखोगे तो जीडीपी का जो परसेंट है टैक्स का, उसमें कंट्रीब्यूशन 50% से ऊपर है। फिनलैंड में, डेनमार्क में 54% के आसपास जो है टोटल टैक्स कलेक्शन जो है जीडीपी का 54% तक है। वैसे ही अगर आप जर्मनी में देखा जाए तो अराउंड 45% है टोटल जीडीपी का में जो टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके में 35% के अराउंड है, यूएस में अराउंड 28% है। तो मैक्सिमम डेवलप्ड इकोनॉमीज में टैक्स कलेक्शन जो होता है जीडीपी के परसेंट में उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है। बट डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो ये परसेंट बहुत कम होता है, 10 से 20% के रेंज में पाया जाता है, और इवन कई सारी कंट्रीज में तो 10% से कम भी है। अगर गवर्नमेंट के पास इनकम ही नहीं आएगी, अगर टैक्स चोरी होगी, तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स कैसे लागू होंगी। तो इंडिया में अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। अब हमारा जो है जो गवर्नमेंट का जो इनकम है उसमें टैक्स का परसेंट जो है 20% हो गया है, जो एक अच्छी बात है। बट कुछ सालों पहले तक इंडिया में भी जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो करीब 16-17% के आसपास होता था। और ये 16-17% जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स का इन एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी, वो 90 से एक कांस्टेंट था। 14% से 17% की रेंज में ये ऊपर नीचे होता रहता था, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पैसा जरूरी है, और पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? दैट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्सेस। तो टैक्सेस में अभी कुछ टाइम से, जब से परहैप्स उसका जीडीपी में जो टैक्स का जो रेशियो और कैसे टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जीएसटी भी उसके लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। जो 17-18% जो रेंज में रहता था वो अभी 20% तक पहुंच गया है, एंड होपफुली आने वाले कुछ सालों में और भी बढ़ेगा। तो टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे देश में सर्विस सेक्टर में तो इनकम टैक्स का कलेक्शन फिर भी अच्छा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनका डेटा गवर्नमेंट के पास वेल अवेलेबल होता है, तो वो टैक्स चोरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता। पर खासकर और मीडियम स्केल जो बिजनेसेस हैं इसमें टैक्स चोरी जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे देश में, जो कि
जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें नहीं है ये चोरी। तो अगर हर आदमी अगर ईमानदारी से अगर टैक्स पे करे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और तब जाके ही सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट ला पाती है। आप बहुत बार इंडिया में देखोगे कि सरकारों के पास पैसा नहीं होता है, बट इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं, हम ये देंगे फ्री में, वो देंगे। ये डायरेक्टली एक हिसाब से जो हमारा वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है उसके आड़ में ये लोग पब्लिक के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसके उसकी आड़ में ये जो चाहे वो वादे कर लेते हैं, चाहे खजाना खाली है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। वेलफेयर स्टेट तभी सक्सेसफुल है जब कंट्री के पास टैक्स कलेक्शन एनफ अमाउंट में होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके सजेशंस और कमेंट्स अगर मुझे मिलें तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड ऑन दोज queries. Please like and subscribe to my channel and stay tuned for the more videos in these kind of topics. Thank you very much. Have a nice day.